कन्हैया खेवड़िया जी को पद मुक्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पद से। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आपको पद मुक्त किया क्यों गया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर चुनाव पार्टी- लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी के रूप में 2022 में हरिद्वार से प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। मदन कौशिक जी खराब काम कर रहे हैं। तो एक गुरु यही चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो इस देश में, इस प्रदेश में और हर जिस क्षेत्र में वो निकलना चाहे वो आगे बढ़े। तो मतलब एक बार अगर मदन कौशिक जी से चाहते मैं हैं, सवाल निश्चित- करूं जी। कि क्या आप चाहते हैं कि कन्हैया रूप से खेवड़िया उन्हें जी खुशी होगी। विधायक बन जाएं और आप ना बने तो वो मान जाएंगे? आप ना बनने का प्रश्न नहीं उठता। क्या आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, ये सब रूमर है, पर आप अपनी मर्जी से कयास लगा सकते सतपाल हैं। ब्रह्मचारी जी ने आपकी तारीफ की ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का निर्णय गलत ठहरा मैं सकते हैं, सिर्फ- पर अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति का अगर आप निर्णय गलत नहीं ठहरा सकते तो ऐसे देखिए- कैसे आप जनता का साथ देंगे? देखिए, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चुनाव लड़ूंगा। तरी हरिद्वार में विधानसभा हरिद्वार में एक हॉस्पिटल दिया है और एक डिग्री कॉलेज का भी प्रस्ताव पास किया है। तो आप कहीं उसी डिग्री कॉलेज की तो बात नहीं जो 2 कमरों से शुरू हो गया? तो 2013 से लेकर के 17 और 18 के बीच में मैंने अपने वार्ड में गूगल पे आप सर्च कर सकते थे 80% पेंशन बनाने का काम मैंने किया, जिनको आवश्यकता थी, जो पात्र थे। मैंने उज्ज्वला योजना आई, प्रत्येक घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। मैंने प्रत्येक घर के राशन कार्ड और जितने भी योजनाएं थी उन्हें लागू कराने का काम किया। मैंने शौचालय की योजना थी, जिनके घर में शौचालय नहीं थे उनके घर में शौचालय बनवाने का काम किया। मेरे वार्ड क्षेत्र में एक भी क्षेत्र, एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां निर्माण का कार्य ना हो। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी एक भी गली नहीं है जहां पे सीवरेज लाइन ना हो। तो मैं क्यों योग्य नहीं हूं? 2022 का चुनाव नजदीक आते ही हरिद्वार विधानसभा की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। ठंड का मौसम है बट फिर भी गर्मी बढ़ने लगी है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि सभी को गद्दी चाहिए। मैं किस गद्दी की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सत्ता की गद्दी की, मैं बात कर रहा हूँ राजनीति की गद्दी की। और चुनाव जब हो उस समय टिकट कोई ना मांगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन टिकट मांगने के बाद अगर किसी को किसी भी पार्टी के पद से मुक्त कर दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र का हिसाब किताब कहेंगे या राजतंत्र? बड़े अपने आप में सवाल हैं। और इस वक्त हरिद्वार विधानसभा में एक बड़ा विषय निकल करके आया कि कन्हैया खेवड़िया जी को पद मुक्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी के पद से। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर आपको पद मुक्त किया क्यों गया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ जी। निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष पद से पद मुक्त किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। हो सकता है मेरे को कोई और अन्य जिम्मेदारी देने के लिए किया होगा। तो आप दूसरे जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं? जो भी भारतीय जनता पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी मैं उसे स्वीकार करूँगा। और जिम्मेदारी नहीं देगी तो क्या करेंगे? तो मैं सामान्य कार्यकर्ता से बड़ा पद तो कोई है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में पद को महत्वता नहीं दी जाती। आपके समर्थक तो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं आपको? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव पार्टी- लड़ेंगे? बिल्कुल, पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी के रूप में अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अगर अधिकृत प्रत्याशी नहीं बनाती है तो क्या करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हाँ। हमारे यहाँ चाहे प्रत्याशी मैं बनूँ चाहे कोई बने, हमारे लिए कमल का फूल है। आज तक मुझे सच्चा सिपाही का डेफिनेशन समझ में आया नहीं। जी। ऐसे अनेक कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और अन्य दलों के लोग हैं जो कि कभी किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं इस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। तो सच्चे सिपाही का डेफिनेशन मैं आज समझना जरूर चाहूँगा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही कैसे होते हैं फिर वो। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मेरा परिवार जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमने अपने समर्पण भावना से पार्टी के लिए कार्य किया है। दरी बिछाने से लेकर और प्रदेश उपाध्यक्ष की भूमिका तक हमने समर्पण भावना से काम किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता जो सेवा भावना से, समर्पण भावना से कार्य करता है, वही एक जो आपने डेफिनेशन पूछी वही होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ ना कि फिर भी आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेता है?
अब ये जो लड़ते हैं उनका कुछ वही जाने, लेकिन मैं तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन कर रहा हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व से निवेदन कर रहा हूं कि मुझे 2022 में हरिद्वार से प्रत्याशी बनाएंगे तो मैं निश्चित रूप से चुनाव। मदन कौशिक जी खराब काम कर रहे हैं? नहीं, आपने कहा मदन कौशिक जी खराब काम कर रहे हैं, किसने कहा? नहीं, तभी तो आप कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अच्छा काम करने दीजिए। देखिए, चुनाव लड़ना और प्रत्याशी बनना, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो स्वतंत्र है, वो पार्टी से निवेदन करे, टिकट लाए और उसके ऊपर चुनाव लड़े। और लड़ाना ये पार्टी का अधिकार है, वो किसे योग्य मानती है, किसे चुनाव लड़ाएगी। इसमें ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कौन अच्छा कार्य करता है और कौन बुरा कार्य करता है। योग्यता के आधार पर जिसे भी टिकट मिले और जनता जिसे चुनेगी वो जीत करके जाए। नहीं, वो तो आपके गुरु है ना। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु रहे हैं मेरे। बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि गुरु से अधिक शिष्य को बढ़ जाना चाहिए ना? नहीं, मैं एक्चुअली आप सबके प्रश्न बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। प्रत्येक गुरु यही चाहता है कि मेरा जो शिष्य है वो इस देश में, इस प्रदेश में और हर जिस क्षेत्र में वो निकलना चाहे वो आगे बढ़े। तो मतलब एक बार अगर मदन कौशिक जी से मैं सवाल करूं कि क्या आप चाहते हैं कि कन्हैया खेवड़िया जी विधायक बन जाएं और आप ना बने तो मान जाएंगे? आप ना बनने का प्रश्न नहीं उठता। अगर ऑब्वियसली उन्हें खुशी ये होगी कि मेरा जो शिष्य है वो आगे बढ़ेगा तो उन्हें खुशी होगी। उनको खुशी होगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। उनके खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, खिलाफ जाने का तो प्रश्न तब उठता है जब मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कहा ना, मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। तो खिलाफ जाना ना जाना ये तो कोई विषय ही नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर और अन्य जगहों पर मैं देख रहा हूँ कि लगातार बहुत से ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के भी, मैंने कुछ कमेंट कांग्रेस पार्टी के लोगों के भी देखे जी, जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, आपके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और तीसरा एक और फैक्टर बता रहा हूं मैं कि एक सभी लोग ये लिख रहे हैं कि आई सपोर्ट टू कन्हैया खेवड़िया। तो कारण क्या है? कुल मिलाकर के ये है कि शायद वो लोग आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं और आप लड़ाना चाहते हैं। देखिए, उनकी भावनाएं हो सकती हैं, वो मेरे कार्यों से प्रभावित हो सकते हैं, उनके मेरे निजी अच्छे संबंध हो सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आदमी लिखता है। मतलब उनकी भावनाएं तोड़ देंगे आप, चुनाव नहीं लड़ेंगे? भावनाएं तो मैंने कहा ना कि कौन किसकी भावना तोड़ सकता है। तो जो पार्टी निर्णय लेगी वो अच्छा लेगी। मैं योग्य उम्मीदवार हूँगा तो मुझे टिकट मिलेगा और मैं लड़ूंगा और निश्चित रूप से मैं विजय पा करके आऊँगा। अच्छा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर बहुत से लोग जी, जो कार्यकर्ता हैं, आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, वो आ जाते हैं आपके घर जी, आपको कंधे पे उठाते हैं, वो चले जाते हैं सड़कों पे, कहते हैं कि कन्हैया भाई आप चुनाव लड़ो, आप क्या करोगे? देखिए, मैं जहाँ से बंदा हूँ वहीं से मेरे समर्थक, मेरे मित्र और मेरे दोस्त, मेरे संबंधी बने। नहीं, आप ये आवश्यक नहीं है, राजनीति में ये आवश्यक नहीं है कि आप जहाँ से बंधे हैं आपके साथी भी वहीं पर बंधे रहें। वो जानते हैं मेरा अच्छा मेरा बुरा, पार्टी का अच्छा पार्टी का बुरा, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं शहर के लिए कुछ करूं, शहर हित में। मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर आपसे व्यक्तिगत तौर पे जो जुड़ा है वो चाहता है। जब आपके साथ व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हैं तो उनको पार्टी से क्या लेना देना? नहीं, मैं फिर वो कहना, जब कांग्रेस पार्टी के लोग कन्हैया की तारीफ कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत संबंध है। तो व्यक्तिगत संबंध है, तो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। मैं उनकी कदर करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है या पार्टी के आधार पर? देखिए, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, सम्मान करता हूं कि लोग मेरे प्रति इतना समर्पित और प्रेम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीत करके। आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, लेकिन जब मैं डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस कर रहा हूं तो आप मेरे ऊपर ही सवाल कर रहे हैं। आप डिप्लोमेटिक क्वेश्चन, मैं फिर से सवाल करता हूं कि पार्टी बड़ी है या जनता? देखिए, जनता जनार्दन है, तो यानी जनता कहेगी तो चुनाव लड़ लेंगे आप? जनता से ही, जनता कहेगी तो चुनाव लड़ लेंगे? जनता से ही हमारी पार्टी है। जनता से पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बसपा, सबको अलग कीजिए आप। मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि अगर जनता आके कहती है चुनाव लड़ो, तो जनता का दिल तोड़ करके, अपने उन साथियों का दिल तोड़ करके आप पार्टी से बंधे रहेंगे? मैंने आपको पुनः कहा है कि ऐसा मौका तब आएगा ना जब मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैं तो उस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति तो संभावनाओं का क्षेत्र है। मैं एक्चुअली संभावनाओं पे इसलिए विश्वास नहीं करता कि मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने शायद मुझे दायित्व मुक्त इसलिए किया है कि 2022 में मैं हरिद्वार शहर की सेवा कर सकूं, सेवक के रूप में काम कर सकूं। तो सेवक के रूप, आप तो जब आप पार्टी में थे तब आप सेवक के रूप में काम नहीं करते? बिल्कुल कर रहा, लेकिन मेरे पे जिम्मेदारियां थी, मैं प्रभारी भी था अन्य जिलों का, तो उसमें जाना आना पड़ता था। हो सकता है पार्टी ने ये सोचा हो कि अब
एक ही जगह ध्यान लगा करके कार्य करें, पार्टी को मजबूत करने का जब जनता ये कह रही है कि आप खुल करके मैदान में आ जाओ, जी तो पार्टी से बदलने की क्या आवश्यकता खुल है? करके आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? जब पार्टी अधिकृत बनाएगी हम निश्चित रूप से आएंगे। तो पार्टी ने अधिकृत ही तो नहीं किया, आपको अनधिकृत कर दिया। आपको नहीं। कहा पार्टी ने कि भाई तुम पद से हट जाओ। पद, मैंने कहा ना आपको कि पद पार्टी ने हमारे कहा यहाँ पद महत्वपूर्ण से नहीं हट है। जाओ। पद हमारे यहाँ महत्वपूर्ण चीज नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता होना बहुत पद बड़ी- महत्वपूर्ण नहीं है, पर टिकट महत्वपूर्ण है। बिल्कुल टिकट देखिए, ऐसा क्यों? टिकट एक नहीं, आप सोच करके देखिए, अगर पद महत्वपूर्ण नहीं है तो किसी भी पद, किसी भी पार्टी के टिकट को छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ लीजिए आप। देखिए, मैंने कहा ना कि हम किसी रीति नीति से अगर बंधे हुए हैं, हम उसके अनुरूप ही उसी कार्य रीति नीति ने तो आपको हटाया। नहीं, हटाना ना हटाना ये पार्टी का निर्णय, उन्होंने कुछ सोच समझ उसी के हटाया रीति होगा। नीति ने तो आपको हटाया। जी, तो वो कुछ सोच समझ के हटाया होगा, अन्य की बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए हटाया अच्छा, होगा। मतलब ये सोच लिया होगा आपने, ये मान लिया कि अगर पद से हटाया है तो हो सकता है विधानसभा का टिकट मुझे मिलने वाला है और मैं हो चुनाव सकता है। लड़ूंगा। नहीं, मैंने कहा ना कि प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अगर अपने आप को योग्य समझता है और पार्टी उसे योग्य समझती है तो उसे टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। लेकिन आप किसी और की बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अगर पार्टी को मैं योग्य लगूंगा हाँ। तो हो सकता है मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष से इसलिए हटाया हो और पार्टी ने कहा हो कि तुम तैयारी करो हाँ। और तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो। तो आपके पास पार्टी मैं का कोई नेगेटिव कॉल आया? क्यों सोचूं? आपके पास पार्टी का कोई कॉल आया? पार्टी से कॉल, हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है कि व्यक्तिगत संबंधों के आधार पे कोई किसी को कॉल करे। हाँ। हमारे यहाँ ये परंपरा ही नहीं है। ये सब कुछ जो होता है वो कोर कमेटी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर कोई इस बात को लेकर कहता है कि भाई पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तब आप चुनाव लड़ेंगे, तब आप तैयारियां करेंगे, सब कुछ होगा। और आप इस बात का भी आत्मविश्वास आप लेकर के चल रहे हैं कि टिकट आपको होने वाला, चुनाव लड़ने बिल्कुल वाला है। मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, अब की बार युवा सरकार, अब की बार 60 पार, वो निश्चित रूप से मुझे साकार होता दिखाई दे रहा है। और मोदी जी चाहते हैं हर क्षेत्र में युवा है। जनता का दिल तोड़ने को तैयार हैं, नहीं, जनता- पार्टी का साथ छोड़ेंगे नहीं। जनता का दिल तब टूटेगा जब मैं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरूंगा। तो जनता तो यही कह रही है ना। जनता कह रही है जनता और कन्हैया- युवा, और आप युवा सरकार की बात कर रहे हैं, जनता कह रही आप है- युवा सरकार की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं युवाओं की बात कर रहा हूँ जनता, जो युवा कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो। जनता और जितने भी युवा हैं वो ये कह रहे हैं कन्हैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम टिकट लेकर के आओ और तुम चुनाव के मैदान में उतरो, हम तुम्हारे साथ। मैंने सोशल मीडिया पर कहीं भी ये पोस्ट नहीं देखी कि तुम टिकट लेकर के आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने लेकिन ये उनकी पढ़ा भावनाएं- मैंने ये पढ़ा कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। दोनों में अंतर है। उनकी भावनाएं हो सकती हैं, हाँ। हो सकता है 10, 20, 50 जो मेरे मित्र हों, समर्थक हों, वो ऐसी भी भावनाएं रखते हों, लेकिन उनका प्रेम है। जो उनका प्रेम है। जी बिल्कुल उनका। दोस्तों, आपका दिल टूटेगा या क्या होगा ये आप बैठ करके निर्णय लीजिए, लेकिन बड़ा अपने आप में कन्हैया सवाल ने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मैं गुप्ता जी ये मैं आपको इशारा समझ लूं कि आप चुनाव लड़ भी सकते हैं। मैं देखिए इशारा नहीं, मैं आपको ये नहीं, दिल नहीं टूटा, किसी का दिल नहीं इस टूटा, न्यूज किसी के का दिल- माध्यम से किसी का बता दिल तो दूं। तोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं किसी का दिल तो तोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं इस न्यूज के माध्यम से आपके माध्यम से बता दूं जी। कि जब मैं सुबह पूजा करता हूं तो मैं एक चीज मांगता हूं भगवान से कि भगवान कभी मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो। तो उसमें दिल टूटना भी आता है। कभी कन्हैया किसी का दिल नहीं तोड़ेगा, दिल नहीं तोड़ेंगे। कभी नहीं तोड़ेगा। सामने वाला जो अपोजिशन में जो चुनाव लड़ेगा, मान लीजिए आपको टिकट हो जाता है, जी। अपोजिशन में जो चुनाव लड़ेगा वो भी लेकिन चाह रहा होगा, वो प्रतिस्पर्धा है। वो भी चाह रहा होगा चुनाव जीतना, उसका दिल नहीं तोड़ेंगे नहीं, आप। वो एक प्रतिस्पर्धा है। वो एक ऐसे तो आप जीवन में कभी भी किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। ये विषय अलग हुआ, वो विषय अलग हुआ, वो एक प्रतिस्पर्धा है। चलिए ये इस चीज़ को आप समझिए कि कन्हैया खेवड़िया जी को चुनाव कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, क्या पार्टी से बद करके कन्हैया जी को रहना है नहीं रहना, ये आप निर्णय लीजिए। और आप तो स्पष्ट तौर पे बोल रहे हैं पार्टी के साथ हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी के साथ हूँ। पार्टी मेरा जो सोचेगी अच्छा सोचेगी, और पार्टी निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है और मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार 2022 के इलेक्शन में पार्टी मुझे चुनाव चिन्ह देकर के मैदान में उतारेगी। मतलब पूरा कॉन्फिडेंट, बिल्कुल निश्चित रूप से, पूरा कॉन्फिडेंट। बिल्कुल। मतलब मदन कौशिक जी चुनाव न लड़े, आप ये चाहते देखिए हैं? कोई लड़े ना लड़े उसका नहीं, विषय आप नहीं ये- है, वो ना उसका लड़े, विषय नहीं वो है। ना लड़े। वो हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, 70 विधानसभाओं का उन पे जिम्मा है। लेकिन मैं किसी लड़ने ना लड़ने के विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने लिए बात करूंगा। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर एक और सेगमेंट्स मुझे देखने को मिला कि एक वोटिंग सर्वे काइंड ऑफ चीजें सोशल मीडिया पे पोस्ट होती हैं। जी। एक तरफ मदन कौशिक, कन्हैया खेवड़िया जी, बाद में अन्य लोग भी हैं। जी। तो मैं समझता हूँ कि छोड़ देना चाहिए था, किसी एक ही व्यक्ति को वहां पे डालते बीजेपी से, बाकी लोग को कांग्रेस से डाल देते। अब जिसने सर्वे किया होगा ये तो वो जाने। मैंने अपने किसी मेरे जानकार ने या मैंने तो सर्वे नहीं किया।
मदन कौशिक जी ने काम कैसा किया है? देखिए, हर जनप्रतिनिधि ये चाहता है कि मैं काम अच्छा करूं। 100% सेटिस्फाई आदमी नहीं कर पाता, चाहे वो जनता हो चाहे परिवार हो, परिवार में भी रहकर नहीं हो पाते हैं। अब कुछ ना कुछ कमियां या जो शहर के लिए विकास की आवश्यकता है वो पूरी होंगी समय आने पर। वो कुछ बता सकते हैं ऐसी कौन सी चीज़ जिसमें नहीं, विकास? बहुत क्षेत्र ऐसा है कि कोई कितना भी क्षेत्र विकसित हो जाए उसमें कमियां तो रह ही जाती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। हालांकि अभी हमारी सरकार ने उत्तरी हरिद्वार में, विधानसभा हरिद्वार में एक हॉस्पिटल दिया है और एक डिग्री कॉलेज का भी प्रस्ताव पास किया है। तो आप कहीं उसी डिग्री कॉलेज की तो बात नहीं जो 2 कमरों से शुरू हो गया? देखिए, वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी जी, वहां पर भी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्थापित हैं मदन कौशिक जी। मंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर विधायक भी 20 साल से लगातार बने हुए हैं। इसके बावजूद ये नौबत है भारतीय जनता पार्टी की कि 2 कमरों से डिग्री कॉलेज शुरू करना पड़ रहा है। नहीं, हो सकता है उस निर्णय में थोड़ी जल्दबाजी रही हो। गलत निर्णय? हाँ, जिसने भी लिया होगा। आप कहिए ना गलत निर्णय। नहीं, निर्णय गलत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया सबसे नहीं, मैं बताता हूँ गुप्ता जी आपको कि सरकार ने हमारे को डिग्री कॉलेज हरिद्वार को दिया। अब वो कहाँ उसका स्थापना होनी है, कहाँ उसका निर्माण होना है, इसमें थोड़ी चूक हो सकती है, लेकिन दिया तो हरिद्वार को ही है। तो आपके राजनीतिक गुरु मदन कौशिक जी ने गलत काम किया? नहीं, मैं किसी के गलत काम, किसी के सही काम पे मैंने कहा ना, मैं व्यक्तिगत कैसे कह सकता हूँ? चुनाव कैसे लड़ेंगे आप? मैं तो चुनाव, आप कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति की किसी कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का निर्णय गलत ठहरा सकते हैं, पर अपने ही पार्टी के किसी व्यक्ति का अगर आप निर्णय गलत नहीं ठहरा सकते तो ऐसे कैसे आप जनता का साथ देंगे? देखिए, मैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे चुनाव लड़ूंगा। तो कैसे साथ देंगे आप? बिल्कुल साथ दूंगा। आप कैसे? आप मैं जो चीज गलत है उसका विरोध क्यों नहीं करते आप? स्थानीय युवा जो है उसका विरोध क्यों नहीं करते आप? स्थानीय जो युवा है आज हरिद्वार में, जितने भी युवा हैं उनमें से सिर्फ 5% युवा आज नौकरियों पर है। सबसे पहले प्राथमिकता मेरी उन युवाओं को रोजगार दिलाने की होगी। ठीक, युवाओं को आप रोजगार दिलाएंगे, लेकिन डिग्री कॉलेज का 2 कमरों से शुरू हो रहा है, वो एक व्यवस्था के अनुरूप उसको लेकर के अपने नेताजी को आप कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, मैंने कहा ना, वो एक व्यवस्था के अनुरूप इसलिए भी शुरू हो सकता है कि बच्चों के भविष्य सुरक्षित रखने के लिए शुरू हुआ हो। अभी उसकी तलाश जारी है कि कहाँ उसका निर्माण होगा, कहाँ कॉलेज बनेगा। सरकार ने तो अपनी भूमिका अदा कर दी है, अब नीचे जो प्रोसेस है वो शुरू हो रहा। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी अच्छा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पदमुक्त किया, अच्छा किया। भारतीय जनता पार्टी आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया, ये अच्छा सवाल है। जी बताइए। आपने जो सवाल किया, इस सवाल को लेकर के मैं भी 2 शब्द कह देता हूँ जी। बड़ी बड़ी नमामि गंगे जैसी परियोजनाओं को लेकर के करप्शन की बातें तो मैं नहीं करूंगा जी, लेकिन छोटी सी बात अभी कुछ समय पहले जिसमें सभी लोग बीमार पड़े थे, कोविड-19, उसमें सैंपलिंग में कितना बड़ा करप्शन निकल करके आया। क्या वो करप्शन नहीं था? फर्जी, आखिर फर्जी जांच कैसे हो गई? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं विद प्रूफ जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पर इंजेक्शन बंदे को दिया नहीं गया, इंजेक्शन किसी को लगा नहीं और उस तक उसका सर्टिफिकेट भी बन गया। नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। हरिद्वार में कोरोना टेस्ट का जो मामला है, जो टेस्ट वाला मामला है, वो बड़े शीर्ष नेतृत्व पे चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, उसके आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं, आरोप लगाओ उन पे कार्रवाई चल रही है। आरोप में देखिए, मैं आरोप तब लगाऊंगा जब आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, जब हमारी सरकार काम गलती किसकी है? गलती क्यों? गलती किसी भी नेतृत्व नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, आखिर कोई गलत हो रहा है, मुखिया को तो गलती देंगे ना। हाँ, नहीं, देखिए, गलती मुखिया की होगी ना। नहीं, मुखिया की, अधिकारियों की भी गलती होती है। जिस अधिकारियों की देखरेख में, देखिए, सरकार जब अपना काम आगे करती है तो अधिकारियों की देखरेख में सारा काम होता है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की चूक रही है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए उनको सजा दी। चूक होती है तो गलती अधिकारियों की, और जब कुछ अच्छा काम हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। ये डुअलिटी वाली चीजें हैं। नहीं, आप जनता समझ रही है साहब। नहीं, बिल्कुल, आप इसको किसी भी रूप में मोड़ सकते हैं, लेकिन जब एक टेंडर, स्पष्ट तौर पर मैं जनता के सामने सारी बात रख रहा हूँ। जी, एक प्रक्रिया होती है। हाँ। जब कोविड टेस्टिंग की जब एक टेंडर हुआ होगा, उसमें क्या कमियां रही, सरकार टेंडर पास करती है, उसके नीचे जो अधिकारी होते हैं उसका लेखा जोखा सारा उन्हीं के पास होता है। वहाँ जो चूक रही है वो सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से एक्शन करते हुए उसको दोषी ठहराया और दोषी ठहराते हुए उनको गिरफ्तार। आप कुछ तो ऐसा बता सकते हैं कि ऐसी कुछ तो गड़बड़ियां हुई होंगी
नेतृत्व से आपसे आपके नेतृत्व से, जिस वजह से ये सारी समस्याएं हुई, कोविड सैंपल को लेकर के समस्या हुई? और कोई मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हुई हो। कोविड काल के दौरान भी आप यकीन मानिए कि सरकार के अलावा भी अगर किसी सामाजिक क्षेत्रों में काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जितने भी प्रचारक और स्वयंसेवक थे उन लोगों ने काम किया है। उन्होंने काम, मैं फिर से कर रहा हूँ, उन्होंने काम किया, जो काम अच्छा दिख गया उसका आपने अच्छा बोल दिया, उसका क्रेडिट आपने भाजपा और संगठन को दे दिया जी। लेकिन उसमें अगर कोई करप्शन हुआ है, करप्शन मैंने कहा ना, जो करप्शन हुआ जिसने किया उसको सजा मिली, उसमें भाजपा की गलती नहीं है। देखिए जिसने करप्शन किया उसको सजा मिल गई। तो अब आप नाम तो लो, आप नाम किसका लूं? किसके मैं जानता ही किसके नेतृत्व में हुआ नेतृत्व। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है, सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि मुख्यमंत्री का नाम लेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार किया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भ्रष्टाचार किया, माननीय मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार किया। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं गुप्ता जी कि उनका तो कोई सरकार का जब हस्तक्षेप ही नहीं रह जाता, जब वो टेंडर पास कर देती है, एक प्राइवेट कंपनी आकर सैंपलिंग करती है और उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच सरकारी एजेंसी करती है। सरकारी एजेंसी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करती है। तो ये सब प्रक्रिया चालू है। इसमें कहाँ आपको ऐसा लगा कि कमी नजर आई हो? चलिए, मतलब आप क्या बताइए कि किसी भी तरीके से आप ये चाहते हैं क्या कि आपको टिकट हो, इस वजह से आपको प्रदेश अध्यक्ष जी की बात को हमेशा पुष्टि कर देनी है, बताने की बहुत अच्छा चल रहा है? मैं राष्ट्र हित, प्रदेश हित और हरिद्वार हित की बात करता हूँ। जो गलत होगा तो हरिद्वार हित की बात करते हैं आप। क्या आपको नहीं लगता कि हरिद्वार में नशा जैसा जी जो व्यापार है वो बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। इसमें गलती किसकी है? नहीं, इसमें गलती किसकी है? गुप्ता जी, अगर नशा बढ़ रहा है, कमियां हैं, तो इसमें जरूरी नहीं जनप्रतिनिधियों की गलती है। इसमें सामान्य नागरिक जो निवास करता है उसकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है उस चीज को रोकने की जितनी जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि की है। अगर जनप्रतिनिधि अच्छा काम कर रहा है तो नहीं, मैं कह रहा हूँ जनप्रतिनिधि अगर सारे अच्छा काम कर रहे हैं तो चुपचाप से आप घर बैठिए जी। जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं सबको समझा दीजिए, चुपचाप से घर बैठ जाओ, क्योंकि नेतृत्व अच्छा काम कर रहा है। नेतृत्व तो हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। हमारे प्रदेश के लिए अच्छे योजनाएं ला रही है, उन पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपने जिस तरीके से बात की कि सरकारी व्यवस्थाओं को, अफसरों को आपने काम सौंप दिया, उस काम को अच्छी तरीके से अगर अधिकारियों ने काम अच्छी तरीके से, अफसरों ने काम नहीं किया तो उनकी गलती है। तो वो आपने देखा होगा कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी तक पे कार्रवाई हुई है। करेक्ट जी। जिसकी गलती है उनकी आपने बात कही। बिल्कुल। सरकार, आपने बोला कि सारी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है। बिल्कुल, सरकार लेकर के आने के बाद, सरकार जब कोई योजनाएं लेकर के आती है तो वो ग्राउंड लेवल पर जाए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों को सौंपती है जिम्मेदारी। बिल्कुल सौंपती है। अगर खराब काम हो रहा है तो जिम्मेदारी किसकी? नहीं, योजनाओं में खराब काम कैसे? योजनाओं में खराब काम क्यों नहीं होता? मेरे को बताइए। योजनाओं में तो खराब काम मेरी बात सुनिए, योजनाओं में तो आपको यकीन मानिएगा, ये योजना का पार्ट आप नहीं कहेंगे कि इन सब चीजों को? यकीन मानिएगा, अगर प्रत्येक योजना को धरातल पे, क्या भारतीय जनता पार्टी नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है? ये तो कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि हमारे क्षेत्र को, हमारे शहर को कोई नशा खाए। और बात रही योजनाओं की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं केंद्र से जो योजनाएं शुरू होती हैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो जमीनी स्तर पर उसे उतारने का काम करता है। टिकट के लिए कन्हैया खेवड़िया जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी की तारीफ पे तारीफ करते चले जा रहे हैं। ये संगठन अलग चीज है, हमारे यहाँ संगठन अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। अभी आप और मैं सरकार की बात कर रहे हैं, आप इसको कहीं और मोड़ रहे हैं, मैं कहीं और मोड़ रहा हूं। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं कि आपको टिकट चाहिए इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं। टिकट बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं। लड़ना भी आपको मदन कौशिक जी को हटाकर खुद टिकट लेकर लड़ना है। मैंने कहा ना, हटाना और आना ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी इच्छा पार्टी के आगे रख सकता हूं कि अगर मैं आपको योग्य लगता हूं तो आप मुझे टिकट दीजिए, नहीं लगता हूं तो आप जिसे योग्य समझते हैं उसे टिकट दीजिए। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता उसके लिए कार्य कर रहेंगे। एक अंत में मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि हरिद्वार में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसका या जिस क्षेत्र में विकास होना आवश्यक है, ज़रूरी है? देखिए, हरिद्वार जो है वो धार्मिक नगरी है। हरि के हृदय में हरिद्वार बसता है, तो सबसे पहले आज आवश्यकता है हरिद्वार को वो पहचान दिलाने की जो पूरे विश्व में से जो आदमी जो अपने मन में एक दृश्य हरिद्वार को लेकर के आता है वो यहाँ जब पहुँचता है तो उसे वो चीज़ नहीं दिख पाती। सबसे पहले मेरा लक्ष्य है
कि हरिद्वार को उस स्तर पे लेकर जाने की कि वो आए, जो मन में और दिल में वो एक छवि लेकर के आया है उसे वो यहाँ कर रूप दिखे, वो धार्मिक भावनाएं उसकी जो आहत होती है वो आहत ना हो। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले जो प्राथमिक मेरा जो मुद्दा है वो यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का है। फिर मैंने आपको बताया कि हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति मैं इसलिए ज़्यादा जानता हूँ गुप्ता जी कि मेरी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है वो हरिद्वार में बीती है, परिवार की। मेरे परिवार ने हरिद्वार के लिए संघर्ष किया है। मैं अभी एक जगह होकर के आया, मैंने बताया हरिद्वार के निकट एक गांव है कटारपुर। जब 1947 के बाद आज़ादी के आसपास का वो समय रहा होगा, उसमें जब आज़ादी मिलने का समय आया तो मेरे परिवार की वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। मेरे परदादा जी ने वहाँ पे प्राण न्यौछावर हुए। आज भी उस किताब में मेरे परदादा जी का वर्णन है, आप देख सकते हैं कटारपुर की किताब में। वहाँ पे गौ स्मारक बना हुआ है, वहाँ पे मेरे परदादा जी का नाम है। तो मैं उस परिवार से आता हूँ कि मुझे भौगोलिक, सामाजिक सारी परिस्थितियों स्थितियों का पता है। मैंने अपना जो जीवन जिया है, मैं बड़े मध्यम परिवार से हूँ, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ कि एक तीर्थ पुरोहित होने के नाते हरिद्वार के अंदर क्या होना चाहिए वो मैं बखूबी जानता हूँ। मेरे जो बचपन के मित्र रहे हैं वो गंगा ढूंढने वाले रहे हैं, मेरे जो बचपन के मित्र रहे हैं वो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले रहे हैं, और आज भी मेरे वो मित्र हैं। ऐसा नहीं कि मैं पार्षद बना या भारतीय जनता पार्टी में मैं सक्रिय नेता रहा तो वो मेरे मित्र बदल गए। तो मैंने वो करीब से देखा है कि हरिद्वार को क्या चीज़ की आवश्यकता है। हरिद्वार बेसिकली हर की पौड़ी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। कोई अन्य क्षेत्रों में जो रहते हैं उनका व्यवसाय हर की पौड़ी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हर की पौड़ी पे जब आप जाते हैं आपको पूरे विश्व भारत के लोग दिखते ही हैं घूमते फिरते, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हरिद्वार को किस चीज़ की आवश्यकता है। पहले जब हम कभी हरिद्वार आया करते थे तो हरिद्वार की जो हमारे मन में भावना है, अब भी ऐसा रहता है, जो एक तीर्थ यात्री आता है वो ललतारा पुल से और भीमगोडे तक हरिद्वार को समझ लेता है कि हरिद्वार यही है। लेकिन हरिद्वार आज कितना विकसित हो गया, कितने बाहर के लोग आकर के यहाँ बस गए, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, वो हरिद्वार में क्यों बसे आकर के, उनकी जो भावनाएं थी क्या वो पूरी हो पा रही हैं क्या, जो वो दूर अन्य क्षेत्रों में दूर जाकर के बसे हैं क्या हम उनके लिए विकास कर पाएगा, उस चीज को मैं बखूबी जान पाया हूँ। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं कि मुझे टिकट मिलेगा, मैं हरिद्वार को विश्व स्तरीय पहचान दिलाऊंगा। और मैंने हरिद्वार के लिए संघर्ष किया है, मैंने कई ऐसे काम हैं जो मैंने हरिद्वार शहर के लिए किए हैं। आप 2013 में जब मैं पार्षद बना तो 2013 से लेकर के 17 और 18 के बीच में मैंने अपने वार्ड में गूगल पे आप सर्च कर सकते थे 80% पेंशन बनाने का काम मैंने किया, जिनको आवश्यकता थी, जो पात्र थे। मैंने उज्ज्वला योजना आई, प्रत्येक घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। मैंने प्रत्येक घर के राशन कार्ड और जितने भी योजनाएं थी उन्हें लागू कराने का काम किया। मैंने शौचालय की योजना थी, जिनके घर में शौचालय नहीं थे उनके घर में शौचालय बनवाने का काम किया। मेरे वार्ड क्षेत्र में एक भी गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां निर्माण का कार्य ना हुआ हो। मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी एक भी गली नहीं है जहां पे सीवरेज लाइन ना हो। तो मैं क्यों योग्य नहीं हूं? सवाल आपकी योग्यता पे नहीं है जी। मैं आपको बताऊंगा गुप्ता जी, मैंने प्रत्येक एक बच्ची है 21 साल की, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, मैंने 5.5 लाख रुपए की मदद इधर उधर जाकर के कराई। ऐसी जो आर्थिक मदद दिलाने का कार्य है वो कम से कम 45 से 50 ऐसे हैं जिनको 2 लाख से ज़्यादा आर्थिक सहायता दिलाने का कार्य मैंने किया। मैंने एक संस्था हमारी है संकल्प प्रकाश, उसके माध्यम से अनेक कार्य किए जो आज भी चल रहे हैं। 2013 से पहले जब मैं पार्षद बना, हरिद्वार शहर में कहीं भी गाय अगर अपने प्राण त्याग देती थी तो उसे ठेकेदार के हवाले कर दिया जाता था, और ठेकेदार उसकी खाल खींचता था और फिर उसे बेच देता था, या जहां भी जो उसे करना होता था। ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। मैं जब पार्षद बना 2014 और 2015 में मैंने प्रस्ताव पास कराया कि हरिद्वार शहर में कहीं भी अगर गाय अपने प्राण त्यागती है तो उसका सारा व्यय जो है वो नगर निगम करेगी। मैंने हर की पौड़ी के पास एक बस्ती, जब 8-8 फुट पानी वहाँ भर गया था, तो मैंने वहाँ पे एक दिन के अंदर केंद्र सरकार से सिर्फ फ़ोन करने के बाद अपने संपर्कों के, अपने संबंधों के आधार पर एक दिन में बड़ा NH पे नाला बनवाने का काम किया।
मैंने 2014 से एक पार्क बनाने के लिए प्रयासरत हूँ हरिद्वार, मध्य हरिद्वार वालों के लिए, जिसको वाटर वर्क्स की भूमि बोलते हैं। वो मैंने पीएमओ से जांच कराई, सीएमओ से जांच कराई। आज उस पर 25 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री से योगा पार्क के नाम से पास कराने का काम किया। हरिद्वार में, मध्य हरिद्वार में पानी भरा करता था, वो सबसे बड़ी योजना थी मेरे हरिद्वार के लिए। जब तत्कालीन हमारे कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत जी थे, तो मैंने उनके माध्यम से उनसे निवेदन करके वहाँ पे डीपीआर बनवा करके काम शुरू कराने का काम किया, जिसके प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आपके एक पत्रकार भी मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। उसमें निशंक जी का भी बहुत साथ रहा मेरे को। तो मेरे सामने माननीय मंत्री जी ने एसीएस को बुलाया कि ये डीपीआर बननी चाहिए, हरिद्वार को इस डुबान क्षेत्र से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं, हमने हरिद्वार के लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो अगर मैं बताने को हूँ तो बहुत इसलिए तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ लीजिए। आपने बहुत सारे कामों की पूरा एक लिस्ट बता दी आपने जी। उस लिस्ट के आधार पर जनता ये कह रही है भाई चुनाव लड़ लो आप। नहीं, ये सूक्ष्म से काम है, जनता इस आधार पे नहीं कह रही है। तो जनता किस आधार पर? जनता देखिए, जनता आखिर ये इसी जनता आधार इन पर 2-4 कामों के आधार पे आपको नहीं चुन सकती। जनता आपका व्यवहार देखती है, आपका कुशल व्यवहार देखती है, आप कैसे कार्य करते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता देखती है, योग्यता देखती है, तब जाकर के आपको जनता चुनती है। तो मैं कह रहा हूँ आखिर इतनी सारी चीजों को जब आपने बताया, इतने सारे काम आप कर चुके हैं। ये तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं गुप्ता जी, ऐसे अन्य उदाहरण हैं। माननीय निशंक जी ने 32 करोड़ रुपए हमारे हर की पौड़ी के लिए पास किए, उसमें कमियां पाई गई तो सबसे पहले प्रश्न उठाने वाला मैं और निशंक जी थे। जो उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसमें मैं और निशंक जी थे, और आज वो जांच भी चल रही है और उनको सख्त कार्रवाई भी हो रही है। चलिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं करप्शन तो बताया आपने। अब तक तो आप करप्शन भारतीय जनता पार्टी की करप्शन की बात नहीं बताई मैंने, कहा सवाल किसने उठाया आप सुनिए। आपने बताया, आपको और बताता हूँ, अच्छी बात और बताता हूँ। नगर निगम में हमारे यहाँ उषा ब्रेको जो चलती है, ट्रॉली चलती है मनसा देवी के दर्शन के लिए, उसमें नगर निगम द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जा रहा था, जबकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। क्योंकि वो जो नजूल की लैंड थी, जो कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने एचडीए को दे दिया था और प्रस्ताव पास नगर निगम कर रही थी। मैंने वो रुकवाने का काम किया, मैंने शिकायत करी, मैंने जांच कराई। जो 1 करोड़ रुपए सालाना नगर निगम को आय होती थी, आज वो 8 करोड़ रुपए सालाना आय होने के लिए तैयारी है। तो मैंने शहर के लिए काम किया, मैंने जनता के लिए काम किया, मैंने नगर निगम के क्षेत्र के आय बढ़ाने के लिए काम किया। उषा ब्रेको वाली बात को लेकर के तो मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि उसको लेकर के बहुत सारे विवाद, बहुत से लोग हैं जो बैठ करके हमसे चर्चा करेंगे, उसको लेकर के आपके साथ में बैठूंगा। लेकिन आपने एक बात कही थी, उस बात को लेकर के मैं सवाल करता हूं कि यहाँ पे हरिद्वार को एक विश्व स्तरीय हम धार्मिक स्थल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सरकारें यहाँ पर कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस आती रही। अगर 20 साल में नहीं बना पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तो फिर जनता को तो पार्टी के प्रतिनिधि को चेंज करके किसी और पार्टी के प्रतिनिधि को चुन लेना चाहिए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया, ये जो जनप्रतिनिधि है उसके विज़न की बात होती है। मेरा विज़न ये है कि ये धार्मिक नगरी विश्व स्तरीय पटल पर अपनी पहचान बनाए। किसी का नज़रिया कुछ हो सकता है, तो मैं मतलब आप अपने मदन कौशिक जी की नज़रिया पे डाउट कर रहे हैं? डाउट नहीं, मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ कि मेरे को क्या करना है। उनका तो डाउट दिखा नहीं, दिया उनका हो सकता है उन्होंने किसी और क्षेत्र में कुछ और योजना सोची हो। आज वो आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, क्यों नहीं, योजनाएं हमारी केंद्र सरकार से बहुत आई हैं। मतलब जब मैं विकास की बात कर रहा हूं तो केंद्र सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं पे बात हो रही है। लेकिन जब मैं प्रतिनिधि और प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूं, उस वक्त डाउट तो आप पैदा जरूर कर रहे हैं। नहीं, डाउट आप कह सकते हैं, डाउट पैदा हो रहा है। जो काम हुआ है यहाँ पे 20 साल कम होते हैं क्या? आपको भी 20 साल मैंने कहा कुछ कमी है, मैं कमी मानता हूँ। उन कमियों को दूर करने के लिए मैं पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि अगर पार्टी मुझे चुनेगी तो मैं उन कमियों को निश्चित रूप से दूर करूंगा। और इसी कमी को आपने सोशल मीडिया पे लिखा था। नहीं, वो कमी नहीं है। मैंने फिर कहा, देखिए, किसी भी क्षेत्र को कितना विकसित कर लो, उस पर फिर भी विकास की आवश्यकता रहती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि हरिद्वार को एक बहुत बड़े विकास की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर धार्मिक नगरी के क्षेत्र में हो, या फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो। क्यों, मेरे क्षेत्र में एक छोटा सा स्थल है, जोगिया मंडी, एक बस्ती है जहाँ पर जो पहाड़ों पर बसी हुई है। तो इटली पे जो आपने देखा होगा, छोटा छोटा गांव बने हुए, वो पहाड़ों पे बसे हुए, रंग बिरंगे घर हैं, वहाँ पे व्यापार हो रहा है। तो हम क्यों नहीं उसे विकसित कर सकते? वहाँ व्यापार बढ़ेगा, वहाँ पर्यटन बढ़ेगा, लोग देखने आएंगे। ऐसी योजनाएं मेरे दिमाग में है। विकास के 20 साल, जिसमें 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया और 10 साल कांग्रेस ने,
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक 20 साल से है। काम हुए हैं हरिद्वार में, इसके काम हुए हैं। बावजूद अगर और समय चाहिए, विकास के लिए बहुत सारे पैमाने हैं और बहुत हाँ, सारे विकास विषय हैं, विकास की जरूरत है, तो कन्हैया खेवड़िया जी ने बड़ा सवाल पैदा कर दिया अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कि भाई विकास अभी तक नहीं हुए। विकास की मैंने कहा प्रदेश, देश, शहर कितना 20 विकसित हो साल जाए। और कितना चाहिए? 20 विकास- साल देखिए, में समय 20 के साल में साथ- जो लड़का पैदा होता है वो 20 साल के बाद वो वोट देने लायक बन जाता है। वही और बताओ। कितना चाहिए? समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे जो समय मैं 20 साल समय- पहले समय- रहा होगा उसके अनुरूप विकास था। आज जैसा समय उसके स्वास्थ्य अनुरूप विकास सुविधाओं होना पे चाहिए। सवाल उठाया आपने, जी। आपने स्वास्थ्य सुविधाओं पे सवाल उठाया, शिक्षा व्यवस्था पे आपने सवाल उठाया, धर्म नगरी को स्थापित करने के लिए आपने नहीं सवाल उठाया। जो व्यवस्था जो- होनी चाहिए वो थी, नहीं बन पाई, वो नहीं बन पाई। वो नहीं बन पाई। जी। चलिए सीधा सवाल, और जनता आप बैठ करके सोचिए कि आखिर कन्हैया जी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ये सवाल कितना उचित है, दो कितना मुद्दे उचित है? गुप्ता जी, 2 मुद्दे मेरे मुख्य हैं जो मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ा तो युवाओं को रोजगार और नशा मुक्त हरिद्वार, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, नशा मुक्त हरिद्वार के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के कन्हैया आगे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करेगा और 2022 में पार्टी से, शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करेगा कि मुझे प्रत्याशी के रूप में आप उतारें, और निश्चित तौर पे मैं उनकी, अपनी पार्टी और अपनी जनता, अपने हरिद्वार की समस्त जो मेरी बड़ी आदरणीय, मेरे से बड़ा प्रेम करती है, उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। मतलब टिकट लेकर के आएंगे, इतना पूरा कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल, निश्चित रूप से मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं तो हूँ। मैं आपके जितने भी साथी हैं, युवा साथी, उनको कह दूं कि आप तैयारी शुरू कर दो। तैयारी तो मैं कर ही रहा हूँ, जनसंपर्क अभियान मेरा चल ही रहा है। नहीं, आपका चल रहा है, पर आपके साथियों को बोल दो। वो तैयार हैं, वो वो तैयार तैयार है। जब सेनापति वो तैयार है, वो तैयार है। जब सेनापति मैं तैयार कह है रहा तो हूं, सब तैयार वो तैयार है। और मैं समझता हूं कि ऐसी भी नौबत आ सकती है कि अगर टिकट का कुछ दाएं बाएं हुआ जी, तो आपके साथी चुनाव लड़ाकर छोड़ेंगे। नहीं, जब सेनापति तैयार है तो वो सब तैयार है, वो लेकिन चुनाव लड़ा- सेनापति जब कहीं किसी वो चुनाव लड़ा के छोड़ेंगे। नहीं, चुनाव तब लड़ाकर छोड़ेंगे जब मैं अधिकृत प्रत्याशी बनूंगा, और निश्चित रूप से मैं बनूंगा। मैंने कहा मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूं, मैं ईश्वर पर बड़ा विश्वास करने वाला हूं। मैं भी पॉजिटिव सोचता हूं, और पॉजिटिव सोच के साथ बोल रहा हूं कि आपको क्या लगता है कि कन्हैया जी को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना अच्छा, चाहिए? आप एक बात बताइए गुप्ता जी, जी, जब आप गाड़ी में बैठते हैं, जो आपका ड्राइवर है तो वो गाड़ी चला करके लाता है, तो आपको उस पर विश्वास होता है कि ये मुझे सही सलामत पहुंचा देगा। बिल्कुल विश्वास है तभी आप गाड़ी में बैठते हैं। बिल्कुल। ऐसा ही मेरे को अपने प्रभु पे विश्वास है कि उन्होंने मुझे पदमुक्त किया है, तो किस कारणों से किया है, किन कारणों से किया है, कहाँ मुझे बैठाने के लिए किया है, मुझे विश्वास है। पता है वो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। आपको इस बात का तो पता होगा कि गाड़ी में एयर बैग क्यों रखा जाता है? जी बिल्कुल, है? बिल्कुल कि कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए जी। बाय द वे, जी, तो इसमें गाड़ी का ड्राइवर भी जी। और गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति दोनों के दोनों सुरक्षित रहें। बिल्कुल। यही वो दुर्घटनाओं के उसी लिए। एयर बैग की मैं बात कर रहा हूँ जो तो जनता उसके है। लिए भी मेरे पे जवाब है। वो दुर्घटनाओं, आपने दुर्घटना से संबंधित एक प्रश्न मेरे से कर दिया। ऐसे ही मैं अपने प्रभु पे जब विश्वास करता हूँ तो बड़ा अटूट विश्वास है। जब मैं गंगा किनारे जब संघर्षों में चलता हूँ तो कभी कभार जब मैं खुश होता हूँ तो मेरे को 4 पैर नजर आते हैं, 2 अपने और 2 उनके। लेकिन जब मैं संघर्षों में चलता हूँ तो मुझे 2 पैर नजर आते हैं। तब मैं ईश्वर से मैंने एक दिन पूछा कि मेरे को आज मेरे संघर्ष में आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा मैंने तुझे गोद में उठा रखा है। तो मैं तो इतना विश्वास करता हूं। उसी गोद की तो मैं बात कर रहा हूँ कि जनता जब गोद में उठा करके चुनाव लड़ने के लिए मैदान में लेकर के आएगी तो कन्हैया जी को क्या करना चाहिए, ये आप बैठ कर सोचिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और साथ में हरिद्वार विधानसभा की विकास को लेकर के हम आपके बीच आने वाले हैं, और आप तैयार हो जाइए। आप भी जवाब देना शुरू कर दीजिए कि आखिर विकास हुआ तो कितना हुआ, और कन्हैया जी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, इसको लेकर के भी हम आपके बीच आएंगे। खासतौर पर हरिद्वार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के जितने भी दावेदार हैं, आपको क्या लगता है कितने ऐसे लोग हैं जो अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता बन सकते हैं या बहुत अच्छी तरीके से हरिद्वार को लीड कर सकते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि लीडरशिप हर किसी के अंदर नहीं होती है। हालांकि आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट तौर पे कही है, तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद गुप्ता जी। जनता जनार्दन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तब लड़ूंगा। एक्सीडेंटली कभी कुछ हो भी सकता है, ये भी इशारा है। इन इशारों को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या होता है क्या नहीं होता ये मुझे नहीं पता। आप तक ये सवाल छोड़े चला जाता हूं कि आखिर होना क्या है। चुनाव कन्हैया जी को लड़ना है पार्टी से या निर्दलीय, ये अपने आप में बड़ा सवाल। लास्ट में एक सवाल मैं कर देता हूं, क्या आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं, ये सब रूमर है, पर आप अपनी मर्जी से कयास लगा सकते सतपाल ब्रह्मचारी जी ने आपकी तारीफ की ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
सतपाल जी के मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं, व्यक्तिगत संबंध, पार्टी के आधार पर उन्होंने तारीफ की होगी। तारीफ मैं की। उनके कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं और आप जाना चाहते मैं हो। उनके लिए पुत्र समान हूँ, हाँ। तो तारीफ की होगी, ये अलग विषय है। तारीफ करना, किसी को मानना, किसी के साथ प्रेम करना, ये अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना, अगर उन्होंने तारीफ की है तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। चलिए ठीक है, आप समझिए बातों को, इन बातों को समझ करके देखिए कि आखिर सतपाल ब्रह्मचारी जी ने तारीफ की तो लेना चाहते हैं कि भाई आ जाओ इधर, चुनाव लड़ लो इधर से, या ऐसी व्यवस्थाएं वो क्या करने वाले हैं, या बैठ करके आप सोचिए। लेकिन इन विषयों को लेकर के हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।